अच्छा, तो यहाँ पर थे कि इनका जो ये सारा कुछ जो है वो मेडिकल टर्म्स है। इनका बेसिकली आसान तरीन लफ्ज़ों में ये है कि जो सेल का साइज़ है छोटा हो जाएगा, उसमें जो प्रोटीन है जिसने आपका जो ऑक्सीजन लेके जानी है, जिसने बॉडी को साँस दिलवाना है, जिसने सर्कुलेशन बढ़ानी है, वो प्रोटीन कम हो गई है, ठीक है? इन सारे मार्कर से पता चल जाता है, अगर आप आम आवाम भी हैं तो आपको अपनी रिपोर्ट देखनी आ जाएगी कि अच्छा आरबीसी का वॉल्यूम कम हुआ है। इसकी यहाँ पे आगे स्टैंडर्ड वैल्यू भी दी होती है नॉर्मल रेंज में। आप देखेंगे अगर नॉर्मल वैल्यू से कम है तो आपकी कौन सी डेफिशिएंसी वाला एनीमिया है, क्योंकि जब नॉर्मल वैल्यू से कम होगी तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। आप अपनी डाइट में आयरन को बढ़ाना शुरू कर दें। अगर आप देखेंगे इनकी वैल्यूज बढ़ी हुई हैं तो आप देख लें कि ये मैक्रोसिटिक एनीमिया है। मेगालोब्लास्टिक मतलब इसमें सेल का साइज बड़ा होता है। तो आप इसमें क्या करें कि अपना फोलिक एसिड या विटामिन बी 12 लेवल जो है वो बढ़ाना शुरू कर दें। ठीक हो गया। बाकी ये पूरी सीबीसी है तो ये नीचे दूसरे ब्लड सेल्स हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, इसमें जो एनीमिया की टाइप्स ऑफ एनीमिया वो होगा। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कॉज है कि किस कॉज की वजह से एनीमिया हो रहा है। जैसे हमने शुरू में भी पढ़ा है कि हेमरेज की वजह से एनीमिया होता है कि जब आपका ब्लड लॉस हो रहा है एक्सीडेंट या किसी भी वजह से आपका ब्लड लॉस हो रहा काइंडली है। अपने माइक म्यूट कर दें सब। प्लीज अपने माइक म्यूट कर दें। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे थे ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कॉल सॉरी। यही है कि अगर तो आपका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, किसी को हैवी मेंस्ट्रुएशन है, जैसे कि पीसीओएस वालों को, हार्मोनल इंबैलेंस वालों को मोस्टली ऐसे पीरियड्स होते हैं कि या तो उनको स्पॉटिंग लग रही होती है या उनको हैवी फ्लो होता है। तो हैवी फ्लो वाली लड़कियों को भी नॉर्मली ये एनीमिया बहुत कॉमन होता है। पीसीओएस में कुछ लोगों की जो यूट्रस होती है, जैसे कि बच्चादानी जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, उसकी दीवार मोटी होती है तो उनकी शेडिंग भी ज्यादा होती है, उनको हैवी मेंस्ट्रुएशन होती है। ऐसी लड़कियों को अपना एचबी चेक कराते रहना चाहिए। तो उनको जब आप चेक करवाते रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि मेरा एचबी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसके लिहाज से वो अपनी डाइट मैनेज करें तो उनको ये एनीमिया नहीं होगा। लेकिन ये हेमरेज ब्लड लॉस जो सबसे मेन कॉज लड़कियों में है वो हैवी मेंस्ट्रुएशन की वजह से होती है। जरूरी नहीं कि आपका एक्सीडेंट हो, टांग टूटे तो ही आपको ब्लड लॉस एनीमिया हो सकता है। हिमोलिसिस में क्या है, ये डिफरेंट कंडीशंस है। हिमोलिसिस में ये ज्यादातर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में होता है कि सेल की शेप डिफरेंट होती है, वो ब्लड लॉस उसमें से सॉरी ब्लड वेसल्स में से पास नहीं कर सकती। जब वो ब्लड वेसल में पास नहीं करती तो सेल टूट जाता है। जब सेल टूट जाता है तो वो जिस काम के लिए जो उसने काम करना है, जिसके लिए वो बनाया गया है, वो काम करेगा ही नहीं और वो उसमें वेसल में टूट जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में मैंने पहले बताया है कि जो लोग प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग ये चीजें आयरन फोर्टिफाइड चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको मोस्टली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। हमारी जो ग्रोइंग जो एग्रीकल्चर नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसकी वजह से जो हम लोग नॉर्मल फ्रूट और वेजिटेबल लोग खा भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, क्योंकि वो इस उनके अंदर इतनी फोर्टिफिकेशन नहीं होती। एक ही फसल में बार बार फसल लगाई जाती है, उनके जो वाइटामिन मिनरल कंटेंट होते हैं वो इतने कम हो जाते हैं कि हम नॉर्मल फूड लेने के बावजूद एनीमिया का शिकार हो रहे होते हैं। वो इस वजह से कि हमारे अंदर वो हमारी जो आरडी है वो पूरी नहीं हो रही होती। ठीक है। उसके बाद जो है बोन मैरो फेलियर है, ये उन लोगों को होता है जो किसी किस्म का कैंसर होता है, जैसे ल्यूकीमिया हो सकता है या ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। उनको जब ये प्रॉब्लम्स होते हैं कैंसर वाले पेशेंट को, तो भी बोन मैरो फेलियर हो सकता है। हिमोलिसिस भी एक कंडीशन ऐसी है, जैसे रेडिएशन लगाई जाती है कैंसर पेशेंट को। आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन हुआ है, अनमैरिड में मैरिड दोनों गर्ल्स में बहुत कॉमन हुआ है। तो उनको जब रेडिएशन लगती हैं तब भी आरबीसी ज्यादा टूटते हैं और उनकी हिमोलिसिस जो है वो ज्यादा होती है। हिमोलिसिस मतलब टूटना। ठीक हो गया। और जो डिफेक्टिव सेल फॉर्मेशन है वो इन्हीं में ही होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में जब आपको डाइट बताई जाएगी तो उसमें मैं आपको इनलिस्ट करके बताऊंगी कि इनकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है और इनको आपने डाइट से बढ़ाना है। बेसिकली 4 से 5 मैक्रो मिनरल्स और 2 से 3 माइक्रो मिनरल्स होते हैं जिनकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, जिनके कुछ लड़कियां तो खैर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी खा रही होती हैं, वो भी नुकसानदेह होता है। B12 हो गया, फोलिक एसिड हो गया, कॉपर्स, जिंक, ये सारी चीजें जो है वो माइक्रो मिनरल्स में आ जाती हैं, इनकी डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है।
उसके बाद जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का एनीमिया, सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें सेल का साइज छोटा हो जाता है, जिसको हम माइक्रोसिटिक कहते हैं, ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। दूसरा एनीमिया जो है वो मेगालोब्लास्टिक होता है, जिसमें विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है और इनमें सेल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। जब सेल का साइज बड़ा होता है तो ऑब्वियसली वो भी वेसल्स में से नहीं गुजरेगा और वो भी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं देगा। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसमें उसकी साइज छोटा हो गया है, जब छोटा हो गया तो भी वो प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं दे सकेगा। तो दोनों टाइप के एनीमिया ही खतरनाक हैं, जो भी हो जाए आपको उसको करेक्शन उसकी चाहिए, डेफिशिएंसी की वजह से ही बेसिकली ये होगा। ये नहीं है कि ज्यादती की वजह से, जो ज्यादती की वजह से होते हैं वो बहुत अनकॉमन है, वो ज्यादातर मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते। नेक्स्ट। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनीमिया में हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया है कि जब आपकी हार्ट आपका ज़्यादा पंप करता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है, तो उसके प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है, जिसमें कार्डियक फेलियर तक बात पहुंच जाती है। प्रेगनेंसी में भी मोस्टली ये होता है कि फीमेल का प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, ऑर्गन्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन खून उस लिहाज से नहीं बढ़ रहा होता, तो उसकी बॉडी में भी ऑक्सीजनेशन नहीं होती, जिसकी वजह से मोस्टली फीमेल कहती हैं कि जी हम लोगों को बहुत जल्दी प्रेगनेंसी में वो थकती बहुत है, उनके ये इश्यूज रहते हैं। डिप्रेशन क्या है कि आपके जो आपकी बॉडी की प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं है, आपने थके रहना है, आपने सारा दिन लेटे रहना है, तो आपको डिप्रेशन होगा। इम्यून रिस्पॉन्स क्या है कि आपकी वही है कि जब तक आपकी बॉडी में ब्लड नहीं है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगी, तो उसको आप जल्दी कोप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो भी वो भी वीक होता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये एक ऐसी सिंड्रोम होती है जिसमें आपकी जो नीचे वाली टांगे होती हैं, जिसको हम काफ लेग्स बोलते हैं, उनमें जो है वो ऐसे क्रोनिक पेन टाइप होता है, मतलब आप टांगे सीधी नहीं कर सकते बिल्कुल, रात को सोते हुए भी आप मोड़ के सोएंगे। उनमें प्रॉपर वही पेरिफ्री में आता है ना, तो उनमें जब ब्लड नहीं है, ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, तो उसकी वजह से भी। इसमें जो दूसरा इसका मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि आपके ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा होता। जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता तो आपका जो हार्मोन्स है, जिसको एक हार्मोन होता है डोपामाइन, वो वहां से नहीं निकलता, जिसकी वजह से ये आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होती है। बेसिकली इसमें यही बात होती है कि आपके दिमाग को खून नहीं पहुंच रहा, तो वो प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज नहीं करेगा, आपके मैकेनिज्म स्लो हो जाएंगे और आपको ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होगी। ये भी मोस्टली एनीमिक पेशेंट्स में ये होती है कि वो रात को टांगे बहुत ज्यादा साथ लगा के सोते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट। मेडिकल ट्रीटमेंट में तो सीधा सीधा डॉक्टर्स यही ट्रीट करते हैं कि आपको अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। विटामिन सी और जिंक और कॉपर चाहिए होता है आयरन को एब्जॉर्ब कराने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि जो डॉक्टर्स की डोमेन है, उन्होंने क्या करना होता है कि ऐसे आयरन जो है वो आपको दे देते हैं जिसके अंदर विटामिन सी और ये माइक्रो मिनरल जो है वो मौजूद होते हैं, वो आपको एक गोली की फॉर्म में दे देते हैं। जैसे बहुत सारे मल्टीविटामिन जो हैं वो फार्मेसीज पे पड़े होते हैं, जो ओवर द काउंटर ड्रग्स भी होते हैं, जिसमें सेंगोबियान आपने बहुत सुना होगा, हाई न्यूट्रिशन वुमेन, इस तरह की 2-3 चीजें हैं जो कि वो देते हैं, और उसमें 3 महीने तक लगातार जो है वो दिए जाता है आयरन डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए, और साथ में थोड़ी सी डाइट जो है वो हम लास्ट पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट। उसके बाद फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है। फॉलिक एसिड में भी यही है कि जो उसकी आरडीए है, नॉर्मल आरडीए, जो आप कह लें ऐसी अपर लिमिट सेट की गई है कि इतना आपने मैक्सिमम लेना है, उतना हम फॉलिक एसिड जो है वो पेशेंट को टैबलेट्स की फॉर्म में, फॉलिक एसिड की तो बहुत सारी आइबर्ट फॉलिक एसिड इस तरह की टैबलेट्स होती हैं, वो उनको रिप्लेसमेंट में दे दी जाती हैं। जितना फॉलिक एसिड ये है कि बॉडी में स्टोर भी इतना नहीं होता, इसका कोई टॉक्सिसिटी भी इतनी नहीं है, तो इसलिए मोस्टली जब भी फीमेल डॉक्टर्स के पास आती हैं फॉलिक एसिड लाजमी प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट। उसके बाद विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। विटामिन B12 के इंजेक्शंस ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि ये मस्कुलर इंट्रावीनस जो है वो ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होगा और टैबलेट्स की बजाय, इसलिए इसके जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं। विटामिन B12 जो है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें एक जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर की जो है वो डेफिशिएंसी भी होती है सम टाइम, तो इस वजह से वो B12 के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि प्रिपेयर्ड फॉर्म में होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जो कह लें कि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, जिसके लिए आपको कोई स्पेशल आपकी बॉडी को एफर्ट ना करनी पड़े, तो ज़्यादातर इंजेक्शंस की फॉर्म में IVIM लगाया जाता है B12 इस एनीमिया में। ये जो B12 वाला एनीमिया है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो सिम्टम्स आती हैं लोगों को। कुछ लोगों को हाथ पांव सुन्न होना
और जो है वो टिंगलिंग, नमनेस, इस तरह की चीज़ें जो है वो B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आती हैं। इसकी दूसरी एनीमिया से थोड़ी सी डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं। सिकल सेल एनीमिया में वो ये जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी है। इसमें सेल की जो हीमोग्लोबिन बनती है बचपन से ही, वो ऐसी हीमोग्लोबिन होती है कि उसकी शेप नॉर्मल नहीं होती, उसकी सिकल टाइप शेप होती है। जब उसकी शेप चेंज हो जाती है तो वो उसकी जो नॉर्मल वेसल होती है उसमें से गुजर नहीं पाता, वो उसको ओक्लूड करता है, वो उसमें फंस जाता है। जब वो उसमें फंस जाता है तो वो बजाय उसके कि उसको पीछे वाले सेल को भी वो गुजरने का रास्ता नहीं देता। जब एक सेल एक वेसल में फंस जाता है तो वहां पर ब्लड तो वैसे ही नहीं आ रहा क्योंकि वो फंस गया हुआ है, तो उस जगह पे पेन होना शुरू हो जाती है। इस एनीमिया की सबसे बड़ी सिम्टम ये होती है कि इसका पेशेंट जो है वो एब्डोमिनल पेन की शिकायत करता है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्यूट एब्डोमिनल पेन होती है। वो ये होता है कि जहाँ पे सेल फंस जाता है वहां पे ऑक्सीजनेशन नहीं होती, वहां पे ब्लड नहीं आता, तो वहां पर जो है वो उनको पेन होती है। इसका हल जो है वो ये होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया जाए। इनको आयरन नहीं दिया जा सकता डायरेक्टली, वो मजीद कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मेडिकल की इतनी जरा मुश्किल टर्म्स हैं, आप लोगों को समझ नहीं आएंगी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये है कि खून लगवाया जाता है इनको मोस्टली, और साथ में जिंक सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और थोड़े से चिलेटिंग सॉल्ट्स दिए जाते हैं जो कि आयरन को सप्रेस कर दें, क्योंकि इनकी जो स्प्लीन होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा आयरन एक्यूमुलेट होता है और वो उनके लिए मजीद टॉक्सिसिटी करता है। नेक्स्ट। अच्छा जी, अब जो बेसिक मेरी डोमेन है डाइटरी ट्रीटमेंट, क्या हमने करना क्या है, और आप लोगों को भी पता होना चाहिए, आपके जो भी इर्द-गिर्द फीमेल्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं एनीमिया की, मोस्टली होती हैं सबको, तो डाइट आप कैसी लें कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो ही ना। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे पहला एनीमिया है जिसमें मोस्टली लड़कियों को होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होता है। इसमें आपने कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी इनरिच डाइट लेनी है जिसकी वजह से ये एनीमिया आपका करेक्ट हो। सबसे पहले तो उसमें मीट आ जाता है, आप उसमें बीफ लें। ड्राई फ्रूट्स में आप उसमें किशमिश, खजूरें और इस तरह की चीजें ले सकते हैं जो उसमें बहुत इनरिच्ड हो। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप साग, पालक, मेथी, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और फोर्टिफाइड होल व्हीट ब्रेड्स में आजकल जैसे मार्ट्स वगैरह हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि ये ब्रेड फोर्टिफाइड है। उसमें क्या होता है कि जो आटा बनाया जाता है ना, उस आटे में ही ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीजें जो है वो उसमें मिक्स कर दी जाती हैं, ताकि आप 3 टाइम जो रोटी खा रहे हैं उसमें ही इतना आयरन इनरिच चला जाए कि आपको स्पेशल कोई चीज ना लेनी पड़ी। सीरियल्स भी इसमें जो है वो आजकल पोरिजीज आ रहे हैं, इसमें जो है वो चीजें आ रही होती हैं जैसे बार्स होती हैं, वो ऐसी चीजें होती हैं कि उनमें जो नॉर्मल आरडीए वाला आयरन होता है उससे भी ज्यादा आयरन होता है। लेकिन इसमें भी आगे डिफरेंट चीजें होती हैं कि जो मीट का आयरन होता है वो अवेलेबल आयरन होता है, फेरिक, फेरिस, थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं। सादा जुबान में यही आप समझ लें कि जो मीट प्रोडक्ट्स का होता है जैसे फिश, चिकन, मटन, इनका लिवर जिसको हम कलेजी नॉर्मल यूज करते हैं, इनमें जो आयरन होता है वो रेडी टू यूज होता है, ऐसे कह लें बायो अवेलेबल होता है। तो जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डायग्नोज हो चुका हुआ है उनके लिए बेहतर यही होता है कि वो चिकन और इस तरह की मीट ज्यादा यूज करें, क्योंकि मीट का जो आयरन होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है, वो हमारी गट में जल्दी चला जाता है, वो हम जल्दी यूज करते हैं, तो उनके लिए बेहतर ये होता है कि वो ये चीजें यूज करें। ये जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये वो लोग यूज करें जो पहले ही ऑलरेडी हेल्दी हैं, लेकिन वो अपना जो HB है, अपना जो ब्लड लेवल है उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं, अपने फाइबर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। जो लोग डेफिशिएंसी स्टेज पे हैं उनके लिए बेस्ट यही होता है कि वो मीट, चिकन प्रोडक्ट्स यूज करें जिनके अंदर फोर्टिफाइड है, या आजकल ड्राई मिल्क्स भी आए हुए हैं जिनके अंदर उन्होंने आयरन फोर्टिफिकेशन की होती है। सीरियल्स तो बहुत कॉमन हो चुके हुए हैं इनके अंदर, जैसे ग्रैनुला आगे में बहुत सारे इंस्टाग्राम पे जिसपे अवेलेबल है, वो फोर्टिफाइड होते हैं, काफी ज्यादा इन्वेस्ट होते हैं। तो बेस्ट ये है कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी मीट होनी चाहिए, दूसरी प्रायोरिटी आपकी फोर्टिफाइड सीरियल्स होने चाहिए, और तीसरी प्रायोरिटी पे जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, क्योंकि इनका जो आयरन होता है वो इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता। नेक्स्ट। उसके बाद फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है। फॉलिक एसिड में ये वो आप कह लें एलिमेंट है जो कि हमारी कुकिंग की वजह से बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए जो लोग ज्यादा रॉ चीजें नहीं यूज करते, मतलब जो सैलड्स नहीं यूज करते, जूसेस दे नहीं यूज दे करते,
स्मूदीज नहीं यूज करते, उन लोगों का ये सीन होता है कि उन लोगों में ज्यादातर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि वो कुक चीजें खा रहे होते हैं लेकिन अनकुक सैलड्स वगैरह नहीं होते, तो इस वजह से उनको ये वाली फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है। तो इसका क्या हल है कि आप अपने खाने के साथ अपने जो भी आप दोपहर का रात का खाना खाते हैं उसके साथ सैलड रखें, और जो आपके स्नैक्स होते हैं उसमें आप चाय बिस्किट की बजाय आप जो है वो वेजिटेबल या फ्रूट जूसेस यूज करें, जिसके अंदर आपको ये एनीमिया ना हो, बल्कि उन वो कैलोरीज में भी कम होते हैं। जो लोग पीसीओएस हैं या जो लोग ओबीज हैं, अपने मोटापे को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ज्यादा बेहतर यही होता है कि वो अपनी स्नैकिंग में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखें। नेक्स्ट, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी ये ज़्यादातर वेजिटेरियंस में होती है, क्योंकि विटामिन बी 12 वेजिटेबल्स में नहीं होता। तो जो लोग वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, उनमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। और जो लोग पीसीएस से गुजर रहे होते हैं, उनकी मोस्टली डेयरी बंद की जाती है, उनको एग्स भी एक्नी की वजह से वो नहीं खाते और मीट भी अवॉइड करते हैं। तो उन लोगों में भी, पीसीएस वालों में और वेजिटेरियंस में इसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है, इसलिए उनको सप्लीमेंटेशन की जाती है। लेकिन जिनको ये दोनों इश्यूज नहीं है, फिर भी उनको विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है, तो उनके लिए बेस्ट सोर्सेज यही है मीट, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जो चीज इनमें कॉमन है ना, वो सब में मीट है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको किसी भी टाइप का एनीमिया डायग्नोज हो, प्रोटीन हाई करें, अपनी प्रोटीन हाई करें। प्रोटीन प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी ये चीजें बहुत हाई होती हैं, आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया, इसमें आयरन, क्योंकि इसमें आयरन का इशू नहीं होता, पेशेंट के पास आयरन भी है, सब कुछ है, उसकी सेल की शेप खराब है, उसको जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, इसलिए वो लोग, उनको आयरन नहीं चाहिए होता। उनकी जो स्प्लीन होती है उसमें पहले ही आयरन बहुत ज्यादा आ रहा होता है, क्योंकि सेल टूट रहा है, उसकी शेप चेंज होने की वजह से वो बीच में से गुजर नहीं पा रहा। तो हमारा उनका जो फेरेटिन लेवल है वो पहले ही लोड किया होता है, तो इसलिए इन लोगों को डायरेक्ट आयरन या आयरन सप्लीमेंटेशन देने की बजाय या मल्टीविटामिन देने की बजाय इनकी हम वैसे डाइट रिच कर देते हैं प्रोटीन में, ताकि इनको जो वीकनेस हो रही होती है, इनके जो एब्डोमिनल पेन की वजह से ये खाना पीना कम कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनको एब्डोमिनल पेन हुई है वो गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से, वो गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से नहीं होती, बल्कि वो जब सेल नाली में फंस जाता है तो उसकी वजह से, ऑक्सीजनेशन कम होने की वजह से वहां पर उनको पेन होती है। तो इन लोगों को वेट मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल होती है इनकी, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कवर करने के लिए इनकी हाइड्रेशन दी जाती है कि पानी ज्यादा पिए, क्योंकि ज्यादा हाइड्रेशन होगी तो सर्कुलेशन ज्यादा रहेगी। जब सर्कुलेशन ज्यादा रहेगी तो उनका जो सिकल सेल है ना, जो फंसा हुआ सेल होता है जिसकी शक्ल चेंज हुई होती है, उसको भी जरा गुजरने में आसानी रहती है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। इनको आयरन रिच डाइट नहीं देनी, इनको विटामिन सी से अवॉइड कराना है, इनको जो जिंक है उससे भी अवॉइड कराना है, जो चीजें आयरन की एब्जॉर्प्शन को डबल करती हैं इनको उससे भी बचाना है। तो इन लोगों का बेसिकली वाटर और प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, अब क्योंकि एनीमिया, वैसे तो लोगों को पता चल जाता है कि एनीमिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि उनका एनीमिया किस टाइप का है। और ये सीबीसी बहुत ही कॉमन सा टेस्ट है और इतना महंगा भी नहीं होता। आपको लगे कि आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं जो आपको सुस्ती के अलावा है, जो आप काम करना चाहते हैं लेकिन आप अपना मूड नहीं बना पाते, तो आपको चाहिए कि आप जाके अपना डॉक्टर को चेकअप कराएं, डाइटिशियन के पास जाएं, अपना डाइट प्लान लिखवाएं। पहले आप ये रूल कराएं कॉज को कि मेरी कॉज क्या है, मुझे कौन सा एनीमिया है। उसके बाद आप अगर तो वो प्रिस्क्रिप्शन देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी चिलेटेड, नॉन चिलेटेड, ये भी एक डिफरेंट चीज है, वो सॉल्ट्स जो भी यूज करवाएं वो करें। और डाइट में तो सबसे मेन चीज होती है मीट प्रोडक्ट्स और फोर्टिफाइड सीरियल, जिनमें आयरन और फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 ज्यादा हो, अगर आप किसी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी का शिकार नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो थोड़ी सी मिस हो गई है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में आजकल बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। इसमें भी क्या होता है, ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है, इसमें पेशेंट का ब्लड बनता ही नहीं है। तो जब ब्लड बनेगा ही नहीं तो उनको भी आयरन वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको भी जो है वो आयरन से अवॉइड कराना होता है, विटामिन सी और इनके जो मल्टीविटामिन है उनसे अवॉइड कराना होता है। और उनको भी प्रोटीन डाइट दी जाती है, उनको भी हाइड्रेशन दी जाती है, उनको भी ऐसी चीजें दी जाती हैं जो उनको वेट मेंटेन करके रखें, उनकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके रखें, और उनको डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया जाता है, ना कि आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट, तो लास्ट पे कंक्लूजन यही है कि आप लो लेवल्स ऑफ आरबीसीज, मतलब आपका जो खून के सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। खून के सेल या तो उनकी तादाद कम हो जाती है, या तो उनके अंदर प्रोटीन कम हो जाती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि जी या तो उसकी शक्ल ही चेंज हो गई है, या वो उसकी शक्ल बड़ी हो गई है, या उसका साइज कम हो गया है,
माइक्रोसिटी की आयरन डेफिशिएंसी है, कोई भी, और जिस चीज़ ने एक कैरियर है, जब कैरियर ही खत्म हो गया है, उसने ब्लड को लेके जाना है और ब्लड ने ऑक्सीजन देनी है हमारे ऑर्गन्स को। जब वो दोनों चीज़ें ही खत्म हो गई हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो थका रहेगा बंदा, उसको ब्लड नहीं मिलेगा, वो वीक फील करेगा। हालाँकि ये इन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये वीक फील करते हैं। इनको साँस का मसला होता है। साँस का इसीलिए मसला होता है कि आपका हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहा, तो वो पंप कर रहा होता है लेकिन ब्लड का वॉल्यूम नहीं होता, तो इनको सांस चढ़ता है, इनकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है। और वीकनेस इस वजह से होती है, फटीग इस वजह से होती है कि ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा होता, तो ये लोग फ्रेश फील नहीं करते। तो कॉज़ छोटी-सी है, मसला छोटा-सा है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े-बड़े हैं। नेक्स्ट। चलें जी, अब आपके क्वेश्चंस का टाइम है। जो लोग पहले पूछ रहे थे वो आप पूछ लें। माइक ऑन करके पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मेरा ना इस तरह से, जैसे आपने आगे बताया ना कि सब सोने वक्त टांगों में इस तरह इकट्ठा करके सोते हैं और सर में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, इस तरह वीकनेस फील होती है, थकावट इस तरह रहती है, इस तरह से बहुत ज्यादा होता है, सर में बहुत दर्द रहती है। क्या एज और है आपकी? हाथ पाँव भी इस तरह सोते हैं, बहुत ज्यादा सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। अच्छा, आपके हाथ पाँव भी सोते हैं और आप कह रही हैं मेरे टांगों पे मसला होता है, तो ये एनीमिया ही है। अब मजीद एनीमिया को रूल आउट करने के लिए तो आपको लैब करानी पड़ेगी कि ये B12 कौन सी डेफिशिएंसी है। लेकिन बेस्ट ये है कि अभी के लिए आप मीट प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर दें। कलेजी यूज करें, लिवर यूज करें, ज्यादा मटन यूज करें, तो साथ में सैलेड रखें, क्योंकि आपका जो आयरन है या फॉलिक एसिड या B12 है, उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी चाहिए होता है। तो विटामिन सी पकाने के दौरान जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपने कोई कच्ची चीज खानी है, कोई सैलेड खाएं, कोई रॉ चीज खाएं जिसमें विटामिन सी हो और वो आपके आयरन को, B12 या फॉलिक एसिड को एब्जॉर्ब कराने में मदद दे। क्योंकि अभी जो आपकी जो इशू है, वो दोनों की सिम्टम्स बीच में मिक्स हैं। या तो B12 की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है, क्योंकि आपको RLS रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी लग रही है। तो आपने जो भी है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, जब वो रिच मीट में है तो आप मीट स्टार्ट कर दें खाना। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, मैं 2 वीक से पैराडोल का एक पैक खत्म। सर में दर्द की मोस्टली रीजन होती है डिहाइड्रेशन। आपको हाइड्रेशन नहीं है प्रॉपर, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन नहीं होती, उसकी वजह से भी आपको सर में दर्द होता है। और पैराडोल, मुझे सुकून नहीं आता, बेचैनी सी रहती है, हेडेक है। मुझे बता दें पैराडोल कैसे छोड़ दूं, बेकार जिंदगी थोड़ी सी। देखें, एक तो ये है कि आपने पैराडोल की आदत बना ली हुई है। जब हम कोई भी मेडिसिन खाना शुरू करते हैं तो हमें यही लगता है कि हमें एक दो दफा आपको उसके खाने से आराम आया, तो अब आपको ये लगता है कि मुझे पैनाडोल की ही जरूरत रहती है। आप वॉक करें, अपनी हेल्दी डाइट रूटीन बनाएं, प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, 15-16 ग्लास पानी के पिए, और इंशाल्लाह आपको इससे जरूर फर्क पड़ेगा। हाइड्रेशन प्रॉपर रखना शुरू कर दें, एनीमिया को भी करेक्ट वही करेगा। जब आप हाइड्रेशन रखेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, एनीमिया का है। फिर आप इसको CBC करा के रूल आउट करें कि आपका HB कहीं कम तो नहीं है। अगर HB कम है तो आप भी आयरन फोर्टिफाइड चीजें यूज करना शुरू कर दें जिनमें आयरन, फॉलिक एसिड या ये चीजें ज्यादा है। अगर आपको एनीमिया ज्यादा सिवियर हो तो फिर डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट भी स्टार्ट कर सकती हैं। वाइट डिस्चार्ज का एनीमिया से कोई ताल्लुक है? हम इससे कैसे ठीक हो सकते हैं? वाइट डिस्चार्ज का एनीमिया से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसका जो है वो हार्मोन्स के साथ होता है कि आपके हार्मोन्स जो आप जो कह दें कि एक अंडे बनते हैं आप लोगों के जब पीरियड्स होते हैं, उसमें जो एग के साथ जो फॉलिकल्स होते हैं वो बेसिकली वाइट डिस्चार्ज होता है। तो वो ज्यादा बनते हैं तादाद से, तो उसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो उसको कम करने के लिए आपके हार्मोन्स का इशू होता है, आपको अपनी हार्मोन प्रोफाइल करानी पड़ेगी, FSH LH अपने चेक करवाएं। लेकिन इसका ये होता है कि मोस्टली ये
जो वाइट डिस्चार्ज है इससे कम हो जाता है अगर आप अपनी डाइट को हाई प्रोटीन डाइट कर लें और ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें रिच कर लें। ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, इस पे भी इंशाल्लाह कभी बात करेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड अभी आप देख लें कि अलसी में ज्यादा होते हैं, प्लांट सोर्सेज में, और अखरोट में होंगे। और जो फिश है, अभी फिश का सीजन जा रहा है, लेकिन आप फिश खाना शुरू करें और अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। जब आपको डिस्चार्ज हो जाए तो फौरन वो चीज चेंज कर लें। कोई वजाइनल वॉश वगैरह भी यूज करें साथ में। नेक्स्ट, किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि समटाइम जिस तरह होता है कि हमारे पीसीओएस में हमारा जो वेट है वो एकदम से ज्यादा गेन हो जाता है। जब ज्यादा गेन हो जाता है तो फिर उसमें ये है कि हमारे डॉक्टर्स हमें मीट और इस तरह की जितनी चीजें हैं तो उनको वो कह देते हैं कि इट्स नो, आपने सिर्फ वही ना कि आपने रॉ वेजिटेबल्स यूज करनी है, फ्रूट्स यूज करने हैं। तो फिर ये सीन होता है कि हम वो नहीं खा सकते। जिस तरह मेरा आजकल ये इशू हो रहा है कि मेरा पीसीओएस का ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं नहीं खा रही, हम नहीं खा रही। तो इस दफा जब मेरे पीरियड्स हुए तो इतनी ज्यादा क्रैम्प्स हो रही है और ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो ब्लीडिंग उसके हो रही लिए है कोई आपको? एक अभी आप बिल्कुल नहीं हो रही। ओवरवेट है? आप ओवरवेट है? जी, मेरा जो IBM है ना वो है 55, लेकिन मेरे डॉक्टर्स ने ये कहा कि आपने 50 अबव नहीं जाना, और मेरा नावा डेज है 57। 57 मतलब आप बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं है। आप एक तो पीसीओएस को कम करने के लिए भी इस पे काम करें, वो तो आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दी होगी। आप इसके साथ अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को रिच करें, इसके अलावा आयरन रिच। अब मीट तो आप नहीं खा सकती बहुत ज्यादा, क्योंकि आप वेट भी कंट्रोल करनी है, प्लस आप पीसीओएस की भी पेशेंट है। लेकिन जी मीट में एक मीट पीसीओएस के पेशेंट के लिए बिल्कुल सेफ होता है, मटन का मीट। ठीक है, मटन स्टार्ट करें, अपनी डाइट में मटन लगाएं, किसी भी टाइम पे कर लें, सुबह दोपहर शाम कहीं भी आप एडजस्ट कर लें मटन को। और जो स्नैक्स है ना आपके, उसमें आप ओमेगा 3 रिच करें। एक टाइम के स्नैक में आप अलसी रख लें, 1 चम्मच अलसी कर लें किसी भी टाइम में। उसके बाद आप एक टाइम में मीट कर लें, और उसके जो दोपहर का आपका है उसमें आप मिक्स सैलड कर लें, वेजिटेबल प्लस आप उसमें फ्रूट सैलड कर लें। मिक्स सैलड जाएगा, वहां से अच्छा खासा आपको माइक्रो मिनरल्स का कंटेंट मिल जाएगा। अलसी साथ में अखरोट खाएं 3-4, उससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट मिलेगा। रात को आप मटन खाएं, उससे आपको आयरन का लोड मिलेगा। तो अगर आयरन की वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको पीरियड्स क्रैम्प्स हैं, वो आपका रात का मसला हल हो जाएगा। अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी है तो आपका सुबह वाला मसला हल कर देगा, जो आपको सुबह ओमेगा का लोड दिया है। इसके अलावा जो अगर आपको माइक्रो मिनरल्स में से किसी चीज की डेफिशिएंसी है, जैसे आप पीसीओएस की पेशेंट है, तो फाइबर्स भी सुबह दोपहर का जो मिनरल्स और फाइबर लोड है उसमें से आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी आप जो है वो अपने पीसीओएस को देखने के लिए एक दफा थायराइड प्रोफाइल भी करा ले। उन लोगों को पीसीओएस के साथ जिनको थायराइड भी होते हैं उनको ज्यादा स्वेयर पीरियड क्रैम्प होते हैं। जी ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। ओके, क्वेश्चन बाय पार्टिसिपेंट, पैनाडोल का कोई? पैनाडोल का डेफिनेटली नुकसान है। अब इसमें क्या होता है कि पैनाडोल ने आपकी पेन को जब उसने कम करना है तो उसने और भी बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन कम कर देनी है। और ये एक सादा जुबान में कह लें पेन किलर है। उस पेन किलर्स के नुकसान में आपको पता है कि आपका जीआईटी डिस्टर्ब होगा। जब आप बहुत ज़्यादा पैनाडोल यूज़ करते हैं, पेन किलर यूज़ करते हैं, एक तो वो अपना असर करना छोड़ देते हैं, दूसरा आपका जीआईटी ट्रैक डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। जब आपका जीआईटी ट्रैक डिस्टर्ब होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी अल्सरेशन स्टार्ट हो जाती है, इवन कि ब्लीडिंग तक बात चली जाती है। अगर आप इसको अपनी डोज को कंट्रोल नहीं करेंगे, इसका लॉन्ग टर्म फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान है। फायदा आपको ये कुछ अर्से बाद देना छोड़ देगी जब आपको इससे पेन पे इफेक्ट नहीं आएगा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने आगे आपको बताया ना कि मुझे मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने अगर टेस्ट करवानी हो तो कौन से टेस्ट करवाएं? डॉक्टर से क्या क्या है कि टेस्ट करवाएं? आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मैंने आगे बताया ना, मुझे इस तरह सांस चढ़ जाता है और सर में दर्द होती है और टांगों में भी। अच्छा,
हाथ भी सो जाते हैं बहुत ज्यादा, हाथों बाजू भी सही होते हैं। हाथ पांव होते हैं। और क्या बताया आपने, सॉरी? हाथों भी सो जाते हैं, बाजू भी सो जाते हैं, जैसे ठंडा हो जाता है जिसम, इस तरह अक्सर सर में दर्द रहती है। और टांगों में भी ना इस तरह रात को सोने वगैरह जैसे इकट्ठा करके सोते हैं, इस तरह से सांस भी चढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो सर में भी दर्द अगर रहता है। जी जी, अच्छा, पता क्या करें आप, तो पहले तो ये कि अपनी हाइड्रेशन को देखें कि आप पानी सही पीती हैं, पानी को देखें। उसके बाद आप अपने एनीमिया को देखें, एचबी कराएं, सीबीसी कराएं कि कौन सा एनीमिया आपको है। उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट स्टार्ट कर दें। डाइट में मोस्टली जो किसी किसी किस्म का भी एनीमिया है उसमें आपको मीट इनरिच करना पड़ेगा, तो आप अपनी डाइट में मीट और मीट प्रोडक्ट्स ज़्यादा कर लें। ठीक हो गया। फोर्टिफाइड कोई भी सीरियल्स वगैरह वो यूज़ करना स्टार्ट कर दें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का यूज़ बढ़ाएं। और मोस्टली ऐसे करें कि हर खाने के साथ सैलेड रखा करें। और जो है वो 1 से 2 टाइम पे लाज़मी जो है वो मीट यूज़ किया करें स्टार्ट के दिनों में। जब आपको लगे कि ये प्रॉब्लम कम हो रहा है, फिर बेशक उसको दाल पे और जो थोड़े सस्ते सोर्सेज़ हैं उनकी तरफ शिफ्ट कर लें। और अगर आपको लगता है अपनी रिपोर्ट करा लें, किसी को भी दिखा लें, मुझे दिखा लें, किसी को भी दिखा लें, तो उसमें अगर आपको ज़्यादा एनीमिया हो तो फिर आप कोई आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सप्लीमेंट फॉर्म में। ओके, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है, उन्होंने इनबॉक्स में किया है कि वेट का कम होना भी एनीमिया की डेफिशिएंसी से रिलेट करता है। मैं 1 मिनट देखती हूँ। मुझे पीरियड्स आफ्टर 2 मंथ्स होते हैं, जब होते हैं बहुत पेन होती है। अच्छा जी, अब आपको पीरियड्स की पेन बहुत होती है, तो ये देखें कि आपको कौन-सा एनीमिया है। पहले आप अपना एचबी कराएँ, सीबीसी कराएँ, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन लेना शुरू कर दें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया ना हो तो फिर अपनी डाइट पे फ़ोकस करें, जैसे कि हमने डाइट पे बताया कि कौन-कौन से इनरिच्ड सोर्सेज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग लेना शुरू कर दें। मेडिसिन आपको जो लेनी पड़ती है उसको आप दूसरी चीज़ों से जो है वो करें। कोई जैसे सिनेमन गार्लिक टीज़ हैं, ये जो है वो जिंजर टीज़ है, सॉरी, ये पेन को कम करती है। नेचुरल सोर्सेज़ हैं जो पेन को कम करते हैं, वो यूज़ करें। वेट का कम होना भी आयरन की डेफिशिएंसी नहीं, वेट का कम होना आयरन डेफिशिएंसी से रिलेट नहीं करता, लेकिन मोस्टली अंडरवेट लड़कियाँ जो होती हैं, उनको आयरन डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि अंडरवेट लोगों का मसला ये होता है कि उनको या तो भूख लगती नहीं है या वो बहुत कम सर्विंग में खा रहे होते हैं। तो जब वो कम खाते हैं तो ऑब्वियसली उनको डिफरेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, और जब भी आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले आपको आयरन डेफिशिएंसी ही होती है। पीरियड्स में ब्लड फ्लो नहीं है, खून गाढ़ा हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, पीरियड जो ब्लड खून गाढ़ा होना और पीरियड्स में फ्लो होना, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। आप अपना जो है वो पीसीओ स्कैन कराएँ। अगर तो आपको शुरू से ही स्पॉटिंग ब्लड होती है तो फिर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले पीरियड्स अच्छे हो रहे थे और फिर बीच में आपको ये इश्यू हुआ है, तो फिर डेफिनिटली आपको अपने टेस्ट कराने चाहिए। और समटाइम्स एनीमिया की वजह से भी पीरियड्स फ्लो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड है ही नहीं, तो बाहर भी जो है उसकी वॉल की शेडिंग भी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो आप अपने एनीमिया कराएँ, एचबी कराएँ, सीबीसी कराएँ, उसके बाद जो है वो अपनी डाइट पे फ़ोकस करें। अगर आपका एनीमिया सीवियर नहीं है, अगर सीवियर है तो फिर मेडिसिन की तरफ जाएँ। और अगर खाने का दिल ही ना करे, बिल्कुल खाने का दिल नहीं करता आपका, तो आप फिज़िकली एक्टिव हों और पानी ज़्यादा पिएँ, हाइड्रेशन रखें, खुद ही भूख लगेगी। और अगर इससे भी ज़्यादा सीवियर केस है तो फिर एपेटाइज़र्स यूज़ करें, नेचुरल एपेटाइज़र यूज़ कर लें। ग्रीन एप्पल और खीरा जो है वो अच्छा नेचुरल एपेटाइज़र है, वो यूज़ कर लें। मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम है और वेट जस्ट 5 मंथ्स में 50 से 65 हो गया है, लाइक पीसीओएस ठीक हो गया लेकिन वेट नहीं कंट्रोल हो रहा। पीसीओएस ठीक हो गए और वेट कंट्रोल नहीं हो रहा, इसका मतलब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। कोशिश करें कि अपने आप को फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रखें और फिजिकली एक्टिव रखें और फाइबर ज़्यादा लें। पीसीओएस वाली लेडीज़ को मोस्टली यही इश्यूज़ होता है कि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है बढ़ने की वजह से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। तो एक तो फाइबर ज़्यादा लें, दूसरा डाइट देखें कि व्हाइट कार्ब्स तो नहीं ले रही, शुगर, सॉल्ट अवॉइड करें। मैं बहुत खाती हूँ, इसके बावजूद बीपी लो रहता है, वीकनेस रहती है। देखिए, खाने का और बीपी का आपस में कोई इश्यू नहीं है, हेल्दी डाइट लें तो आपका बीपी लो नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोग बहुत गंदला खाते हैं और बीपी फिर भी उनका लो ही रहता है, क्योंकि आपकी डाइट सही नहीं होती। और बीपी लो रहने का
बहुत बड़ा रीजन जो है वो आपका वाटर इनटेक हो सकता है। आप पानी कम पिएंगे और सॉल्ट इनटेक भी। कुछ लोग सॉल्ट बिल्कुल नहीं ले रहे होते, बॉडी में उनके सॉल्ट्स की कमी होती है या उनको स्वेटिंग ज्यादा होती है। तो इन दोनों कंडीशंस में आपका बीपी लो हो सकता है। हेल्दी डाइट लें, अपनी बॉडी में हेल्दी सॉल्ट्स लें। ये नहीं कि अब आपने नमक खाना है, नहीं, अंडा लें, दूध लें, जूसेस लें, आपका बीपी लो नहीं होगा। अच्छी डाइट रखें। और पीसीओएस वाले जो है ना, इनका तो इनकी डाइट पे बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है। इंशाल्लाह ये आपकी जो होस्ट है निशा मिशाल, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे पीसीओएस पे एक अलग रख लें, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पीसीओएस के बंदे हैं। मीठा खाने से भी बीपी लो हो सकता है। नहीं, मीठा खाने से बीपी लो होने का कोई चांस नहीं है। मीठे का और बीपी का कोई ताल्लुक नहीं है। सॉल्ट और बीपी का डायरेक्ट रिलेशन है। आप अगर सॉल्ट नहीं यूज करते या आपकी डाइट में सॉल्ट ही नहीं है तो आपका बीपी लो हो सकता है। ब्लड वॉल्यूम कम होने से बीपी लो हो सकता है। एनीमिया की वजह से बीपी लो हो सकता है। तो अपनी आयरन को अच्छा करें, आयरन इनटेक को अच्छा करें, अपने सॉल्ट्स को नेचुरल सॉल्ट्स लें, अंडा खाएं, दूध लें, फ्रूट जूसेस लें, अच्छा खाना रखें। अगर एक टाइम आपने सब्जी ली है, अगले टाइम में दाल ले लें। अगर आपने एक टाइम दाल ली है, चिकन लें, मटन लें, सारे फूड ग्रुप से खाना शुरू करें तो आपको ये इशू नहीं होगा बीपी लो होने वाला। मोस्टली बीपी लो उनका रहता है एनीमिया का, और एनीमिया मोस्टली लड़कियों को होता ही होता है। तो अपना आयरन चेक कराएं। जिसको भी शक हो, बहुत बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, बहुत सस्ता सा टेस्ट है। अपना जाके एचबी चेक करा लें। अगर आपका एचबी 10 से कम है या 11 से कम है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, आपके ये इश्यूज कम हो जाएंगे। हाँ, इंटर में मेरा वेट 49 था, बस बीएस होने वाला है, 44 से आगे ही नहीं जा रहा। अच्छा, मतलब आपका वेट गिरा है। तो आप ईमान, आप वही हो ना जिसने पहले कहा है कि मेरी भूख नहीं है। तो आप एक दफा चेक करा लें, अपनी हार्मोन प्रोफाइल देख लें और एपेटाइजर्स यूज करें। नेचुरल एपेटाइजर मैंने आपको बताया है, उससे भूख लगेगी आपको। पानी ज्यादा पिए, फाइबर वाली चीजें यूज करें, ग्रीन एप्पल यूज करें, खीरे यूज करें। अगर आपका फिर भी आपको भूख नहीं लगती तो फिर सिरप्स यूज करें ताकि आपकी भूख पड़े। अच्छा जी, बट मैं जब भी मीठा खाती हूँ मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो जाता। आपका मीठा खाने का ताल्लुक आपका बीपी से नहीं है। शुगर चेक करवाएं मीठा खा के। इतफार या शुगर चेक करें आप। जब आपका ये तब भी होता है जब आप मीठा खाती हैं, शुगर रेज करती है आपको, उसके स्पाइक्स आते हैं, उसकी वजह से भी ये क्वेश्चन होता है। मेरा वेट 39-40 रहता है। आप भी अपनी हार्मोन प्रोफाइल कराएं और अपनी डाइट बेहतर करें। अगर आपको भूख नहीं लगती तो एपेटाइजर्स दोनों तरह के मौजूद हैं, कोई भी यूज कर लें। हाई बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए? शुगर भी हो, अगर आपको शुगर भी है और हाई बीपी भी है या घर में किसी को है तो कम शुगर वाली चीजें, कम शुगर वाले फ्रूट, कम फ्रूट शुगर वाली वेजिटेबल्स, मोस्टली वेजिटेबल में शुगर कम ही होती है तो वो यूज करें। जूसेस यूज करवाएं। हाई बीपी की वजह से कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है, कोई भी ऐसा वेजिटेबल नहीं है जो हाई बीपी कराए। तो ये लोग फ्रूट और वेजिटेबल तो बीपी वाले सारे यूज कर सकते हैं। शुगर की वजह से एक दो फ्रूट्स की लिमिटेशन आ जाती है, बाकी ये यूज कर सकते हैं। बीपी वालों को मीट यूज ना करवाएं और मीट की जगह आप चिकन दे सकते हैं। शुगर वालों को, डायबिटिक्स को चिकन बीपी भी दिया जा सकता है अगर उनको बीपी भी है, हाइपरटेंसिव भी है और शुगर में भी दिया जा सकता है। तो दाल इनके लिए बहुत अच्छी है, बीपी में भी दी जा सकती है, शुगर में भी दी जा सकती है। आप इनको जौ के आटे की रोटी दें, बीपी में भी दी जा सकती है, शुगर में भी दी जा सकती है। पानी ज्यादा इनका करें ताकि यूरिनेशन ज्यादा हो, बीपी कम रहे। सॉल्ट बिल्कुल बंद कर दें, चीनी बिल्कुल बंद कर दें। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी सीरियसली, आप भी माइक ऑन करके पूछना। जी वालेकुम अस्सलाम।